ये अपनी सरकार पे ही सवाल उठा रहे हैं कि बाहर से फंडिंग आ रही है, तो ये सरकार कर क्या रही है? बात कर रहे हैं नेट कलेक्शन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन नेट कलेक्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ, वो इंक्रीज हुआ है। कनाडा से रिश्ते खराब हो गए, कौन सी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही है? दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता किसकी तरफ? एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि एक अकेला शेर सब पे भारी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल है, जिसमें बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े बड़े नेता शामिल है। क्या लगता है 2024 में क्या होगा, क्या मुद्दा होगा? या हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? बदलाव चाहते हैं या फिर से मोदी जी? सबसे पहले तो मेन बात ये है कि आप देखिए अलायंस है 26 गठबंधन का अलायंस है, स्टेबल है नहीं, इनकी आपस में बनती नहीं है। ठीक है, आप तो बिना बनते ही मीटिंग हो रही है, गठबंधन हो रहा है, एक दूसरे डिस्कस कर रहे हैं। मीटिंग से कुछ नहीं होता। अगर आप आपस के रिलेशन देखिए, एक दूसरे के पोजीशन में बोल रहे हैं। अभी उदयनिधि स्टालिन ने अभी अपना जो सनातन धर्म को लेकर बोला था, कोई इनका पर्सपेक्टिव कुछ क्लियर नहीं है। अगर मान लीजिए सरकार में मान लेते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो ये सरकार स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी? उन लोगों का जितना विपक्ष के जो दल हैं उनका कहना है कि हमारे अंदर कितने भी मतभेद हो, लेकिन उनका विजन सेम है, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो वो तो एक तरीके से देखा जैसे मोदी को टारगेट कर रहे हैं, उनको सिर्फ मोदी हटाना है और अपने आप को एक प्राइम मिनिस्टर अपना राहुल गांधी को लेके आना है। इससे ज्यादा कोई विजन है नहीं उनका नेशनल पॉलिसी को लेकर, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे सिक्योरिटी को लेकर हो, कोई क्लियर नहीं है। अगर उनका पास्ट का रिकॉर्ड देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, माइग्रेंट्स जो आए जा रहे हैं उसका एक इशू है। दूसरी बात कश्मीर से रिलेटेड अगर इशू देखा जाए तो कांग्रेस का रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। वहाँ के सेपरेटिस्ट जितने भी सेपरेटिस्ट दल वाले हैं, ये उनको मतलब अपने साथ लेके चलते हैं, तो वहाँ पे भी इनका कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। अगर इनको हम लेके भी आते हैं, दूसरा आम जनता की मोदी शासन में यानी मोदी सरकार में जो सुरक्षा है वो मजबूत हुआ, आपके कहने मतलब? सुरक्षा मजबूत है, फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, एक जो था पर्सपेक्टिव क्लियर है कि हमें ये करना है, ये वैसे लेट नहीं कर रहा कि इधर सरकार में जो है फॉरेन जो है। अभी देखो कनाडा से रिश्ते खराब हो गए, कौन सी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही है? कनाडा ने हमें चैलेंज कर दिया, उनके राजनीति इन्होंने भगा दिया, हमने भगा दिया। कौन सी फॉरेन पॉलिसी? मोदी जी को सिर्फ वहाँ पे जाके भाषण सुनते हैं लोग और कोई नहीं जानता। जब उनका यहाँ पे कर्नाटक में हार हुई, विदेश दौरे पे चले गए, भाषण कर रहे हैं, वहाँ के लोग इकट्ठा करे और बोल दिया कि हर साल IIM और IIT खुल रहे हैं हमारे देश में। इतना बड़ा झूठ है, 5 साल से एक भी नहीं खुला, इतना झूठ बोलते हैं। और कर्नाटक में बोलते हैं कि मेरे को कांग्रेस ने 91 गाली दी, मुझे वोट दो। अरे काम गिनवाओ ना, आप बताओ कि मैंने कर्नाटक में क्या काम करा। न्यूज क्लिक के बहुत सारे पत्रकार हैं या ऑनर हैं, उन पे छापेमारी हुई और उन पे जो आरोप लगाए गए हैं उनको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, ये छापेमारी कोई पहली बार नहीं हुई। अगर आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी के साथ कितना बुरा हुआ था, लेकिन उस केस में जैसे द हिंदू के रिपोर्टर है पनीर सेल्वम, उन्होंने मैं उनका मतलब 1 साल से फॉलो कर रहा था, उन्होंने काफ़ी एथिक्स के बारे में बात किया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो केस हुआ तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस की वजह से उन्होंने अपना पूरा एथिक्स बदल दिया। अगर न्यूज़ क्लिक का भी केस है तो इसमें भी इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी की ही लड़ाई है कुल मिला के। अगर वहाँ पे भी आप अपोज करते तब मैं मान सकता था कि हाँ आप मतलब एक एथिक्स मानते हैं। जो न्यूज़ क्लिक है उसका अगर पूरा प्रॉपर अगर उसका सबूत दिया गया है, अगर चाइना से रिलेशन है, फंडेड है और ये होता है, आप अगर सुनिए, प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, उनका भी आरोप है कि PM केयर फंड में भी तो चाइना से जो पैसा आया, फंडिंग आई, फिर ये भी तो फंडिंग है। नहीं तो वो फंडिंग अलग है, वो गवर्नमेंट फंडिंग है। आप प्राइवेट है और चाइना जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से चाइना गवर्नमेंट से अगर पैसा लेते हैं तो वो गलत है। अगर चाइना की कोई प्राइवेट फर्म है और वो आप पे इन्वेस्ट कर रही है तो वो बिजनेस के अंडर आएगा। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो फ्रॉड है, सीधी सी बात है। इसमें क्या कहेंगे, क्या कहना है आपका? इसमें गृह मंत्री और CBI और हमारी जो सारी IB वगैरह फेल है ना, तो सरकार किसकी है? ये अपनी सरकार पे ही सवाल उठा रहे हैं कि बाहर से फंडिंग आ रही है, तो ये सरकार कर क्या रही है? सरकार क्या कर रही है? सोई हुई है। आप तो अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हो। नहीं, आप तो सवाल उठा रहे हो। सरकार इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस की सक्सेस तभी ये लोग पकड़े गए हैं। ये इंटेलिजेंस की सक्सेस है उन्हीं की। कांग्रेस की सरकार में इंटेलिजेंस सक्सेस नहीं थी, आज मोदी गवर्नमेंट में इंटेलिजेंस एक्टिव है, तभी ऐसा मतलब केसेस पकड़े जा रहे हैं। देखो आप तो ग्रेजुअली देखना पड़ेगा। 90s में, 2000 में, 2001 से 2010, 2000 इसको देख कम ही होते जा रहे हैं ना इसको।
देखो मैंने छोटा भाई है मेरा, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बोला। सर 1947 में देश आज़ाद हुआ था, खाने को रोटी नहीं थी, 400 करोड़ का डेट था हिंदुस्तान का। मैं बताता हूँ। एक मिनट 400 करोड़ का डेट था। अगर फॉरेन पॉलिसी पहले ठीक ना होती ना सर, तो पहला ही एक और आखिरी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसको यूएस पार्लियामेंट के अंदर रेड कारपेट वेलकम दिया वो सरदार मनमोहन सिंह। आप आज फॉरेन पॉलिसीज होती ही फॉरेन पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसीज हर साल बदलती है। कोई भी पॉलिसी हो, बदलना और उसको सुधारना एक अलग बात होती है। इन्होंने इस सरकार ने हर चीज को बदला है, सुधारा किसी चीज को नहीं। देखिए बहुत बड़ा देखिए जो उन्होंने रेड कारपेट ट्रीटमेंट के बाद की पहली बात, अगर जो भारतीय है उसका ये बेंचमार्क नहीं होना चाहिए कि हमें रेड कारपेट मिला तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, यूएसए ने दे दिया। टोटल सुनिए, बोलने दीजिए। अगर ऐसा है तो आज तक सुनिए, पहले बोल रहा हूँ ना, सुन तो लो ना यार। आप ये कह रहे हो नहीं, क्योंकि ये है बेंचमार्क ब्रदर। नहीं, बेंचमार्क नहीं क्यों है? मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं। इनको बोलने दीजिए। नहीं क्यों है, मैं उसका जवाब दे दूं पहले। क्योंकि उससे पहले 5 प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, 5 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, ठीक है। रेड कारपेट कारपेट पार्लियामेंट के अंदर, वो पार्लियामेंट जो व्हाइट हाउस ट्रीटमेंट हो रहा है, व्हाइट हाउस पार्लियामेंट यूएस पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट आप समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यूएस पार्लियामेंट के अंदर ना पहले किसी को मिला है ना आज अब किसी को मिला। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह जी को ही मिला गया वो। चलिए तो मैं उसमें यही बोलूंगा कि ये कोई बेंचमार्क नहीं है। मनमोहन सिंह अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, मैं ये मानता हूँ। अरे कोई कौन नहीं मानेगा, अब वो अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उनकी 91 की पॉलिसी में उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया। एलपीजी मॉडल जो लेके आए थे, ये एक चीज हमें पहले भी कर सकते थे। चाइना ने भी हमसे पहले किया, पाकिस्तान हमसे पहले हमसे आगे था, लेकिन एलपीजी मॉडल हमने लेट लेके आए। और ये ऐसा नहीं कि उस टाइम से ही बात चली थी, पहले भी लोगों ने मुद्दे उठाए थे। लेकिन जो बोले 1947 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फेबियन सोशलिज्म जो था नेहरू जी का, जो उनसे बहुत प्रभावित रशिया वगैरह से, उसमें जो होता है उनको जो ग्रोथ रेट होती है 2 से 3% ही रखना होता है। तो ग्रोथ परसेंट हमारी ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन वो रखी नहीं गई। हमारा चाइना फेलियर, हमारी आर्मी को स्टार्टिंग में कोई फंडिंग नहीं थी, सब कमज़ोर किया गया। वो तो चाइना फेलियर के बाद तो सियाचिन का फेलियर, अक्साई चीन जो हमने दे दिया, वो भी इतना सारा फेलियर है उसको लेके स्टार्टिंग से ही अगर हम एलपीजी रिफॉर्म वगैरह लेके आते और अपनी 7 to 8% ग्रोथ रेट को हम डेस्टिनी मानते अपनी, तो हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते थे। लेकिन वो नहीं किया गया, तो वो गलती है आइडियोलॉजी की, सोशलिज्म की जो उन्होंने लेके आए। जो आइडियोलॉजी होती है, कोई भी पार्टी होती है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आइडियोलॉजी नहीं डालनी चाहिए जो 1975 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था सोशलिज्म। ये पार्टी आइडियोलॉजी है, ये आप इसको इंडिया की आइडियोलॉजी नहीं बना सकते हैं, सीधी सी बात है। देखिए किसी भी पार्टी की, सभी पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन उसका किसी अपने देश से नहीं जोड़ सकते हैं, इनका कहना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इन्होंने जो भी बात बोली है, मैं बिल्कुल इनसे बात फैक्ट हूँ कि नहीं किया गया। चाइना और हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की टॉप 2 कंट्रीज हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को यूज़ किया कि हर एक को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा दिया। ऐसे ही हमारी जैसे 140 करोड़ आज की जो जनता है, हमें क्यों हर कंपनी इंडिया में क्यों आना चाह रही है? क्योंकि उसको एक ही छत के नीचे एक ही कंट्री में 140 यूजर मिल रहे हैं। दैट्स द रीजन। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो पिछली जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने नहीं इसको किया। लेकिन 2014 में अगर सरकार दूसरी आती है, तो जैसे मैंने पहले बोला, इसको जो पुरानी पॉलिसीज जो हैं उसको आप संभाल के उसको इम्प्रूव कीजिए ना। आप नई चीज क्यों लेके आते हो? जैसे कि अगर टैक्स रेजीम जो चल रहा है उसको आप प्यूरिफाई कर सकते थे, आप नया लेके आएंगे जीएसटी में, उसको आप नोटबंदी कर दो। तो मेरे कहने का मतलब आने से और प्रभाव पड़ा है, ज्यादा महंगाई बढ़ी है जीएसटी की वजह से। बिल्कुल बढ़ी है। सारा अनऑर्गेनाइज 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हिंदुस्तान में, 6% सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं? मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने 2 लेबर रखी हुई है, ना मैं इनकम टैक्स देता हूँ, ना मैं कोई टैक्स देता हूँ, ना मैं कुछ नहीं देता। आई एम एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और वो 94% है हिंदुस्तान में। अब उसको वो क्या करेगा? उसको जीएसटी को तो बिल काट ही नहीं रहा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसकी टर्नओवर ही 10 लाख 20 लाख की होती है साल की, और 40 लाख से पहले जीएसटी आपको लेना जरूरी नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि जो टैक्स इवेजन ही बता रहे हैं, वो अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कम हुआ है। और अभी 2-3 महीने पहले ही न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स भी आई थी कि सबसे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन हुआ है। हर बार टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड टूटते हैं, तो ये कहना कि जीएसटी की वजह से अगर टैक्स इवेजन हो रहा है तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि
कलेक्शन हुआ है, बड़ा है, लेकिन जीएसटी में एक इनपुट आउटपुट है, अगर आपको पता है ना। तो अगर वो कलेक्शन हो रहा है ना, तो उससे दुगना आपको वापस देना है दोस्त। तो इसको आप ग्रोथ नहीं कह सकते। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर 1.5 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुए तो दैट डजंट मीन कि जो हमारे कारोबार है वो ग्रो कर रहा। नो, नहीं, उसको क्योंकि उससे दुगना हमें वापस देना है। आप नेट की बात कर रहे हैं, नेट कलेक्शन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन नेट कलेक्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ, वो इंक्रीज हुआ है। मैं कह रहा हूँ इंक्रीज हुआ, बट में जो होता है हमें वापस भी देना है, जो इनपुट और आउटपुट होता है उसमें क्या लगता है 2014 में 2019 में मोदी जी आए थे जिन मुद्दों पे, जनता क्या वो मुद्दा ढूंढेगी 2024 में? देखिए 2024 का जो मुद्दा है मेन होगा मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पॉलिसी को लेके ही होगा, और ये जो राम मंदिर किया गया है इसको लेके होगा। मतलब जो अगर देखा जाए जो उनका मेन वोट बैंक है हिंदू का, वो तो इसी बेस पे देगा। इकोनॉमिक पॉलिसी में हमेशा सुधार की जरूरत पड़ेगी, आगे भी सुधार की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे इनकम टैक्स को हटाना है, अगर इनकम क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कुपोषण और जो देश की आज आर्थिक स्थिति से गोलमोल रोल है, इस पर मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि जितने भी लोग हैं सब अपने अपना तथ्य रख रहे थे, सभी अपने अपनी राय रख रहे थे। इन सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।